बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है, फार्माकोलॉजी का जो आपका मिनी कैटसन का चैप्टर नंबर 37 है, जो कि एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, उसमें क्या है, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब सबसे पहले तो हम लोग आते हैं अपना पहले हार्मोन में विदाउट कोई और बात किए, क्योंकि आप लोग फिजियोलॉजी में सब कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी और उसी से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। ठीक है, तो फिजियो वाली चीज़ें डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं बनता इधर। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में फार्माकोलॉजी के हिसाब से क्या बात है वो ये है, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत रिव्यू भी दे सकती हूँ। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया अपना पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ग्रोथ हार्मोन भी होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसको हम लोग दूसरे नाम इसका जो होता है वो सोमैटोट्रोपिन भी होता है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं थोड़े से, जो कि इसको सेक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, जिसे हम लोग कहते हैं इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। अब ग्रोथ हार्मोन की क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, वो ये हो सकता है या तो ग्रोथ हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। डिजीज डिस्कस करने से पहले पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत, इसके नाम से ही जाहिर है कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और उसके अलावा लीन बॉडी मास को भी मतलब रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, उसका भी रेगुलेटर होता है। उसके अलावा ये है कि आपको पता है ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जाके हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ग्रोथ हार्मोन जाता है सबसे पहले जब पिट्यूटरी से जब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है तो ये जाता है लिवर की तरफ। ठीक है, ये हमारा लिवर है। ठीक है, लिवर की तरफ जाता है और लिवर को कहता है कि भाई तुम प्रोड्यूस करो मेरा प्राइमरी मीडिएटर। इसका प्राइमरी मीडिएटर जो कि होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एक्चुअली सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, इसका कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये हमारी लीन बॉडी मास को रेगुलेट करता है। अब वो मैं नहीं बताऊंगी कि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म पे उसका क्या इफेक्ट होता है या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सारी बायोकेम की बातें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ बस मैंने मेरा बताने का मकसद ये था कि सोमैटो अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है तो वो जाके अपना प्राइमरी मीडिएटर प्रोड्यूस करेगा तो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। प्राइमरी मीडिएटर जब तक मतलब क्या होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 अगर नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन का कोई इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन अगर आईजीएफ की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो तब भी क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन की दो तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, या तो ग्रोथ हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होता है या ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, अगर कम प्रोड्यूस होता है तो तब हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब क्या करते हैं, या कम प्रोड्यूस होता है तब क्या। अब आप लोग अपने मैच्योर बच्चे हैं भाई, अपने दिमाग से आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कम प्रोड्यूस होता है तो हम लोग या तो ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग देंगे। ठीक है, एनालॉग का क्या मतलब कि या तो हम लोग सोमैटोट्रोपिन सिंथेटिक या मतलब रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, सोमैटोट्रोपिन से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो। उसके अलावा दूसरी बात ये कि आईजीई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी बच्चे में ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही कि उसमें ग्रोथ हार्मोन तो ठीक ठीक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसकी ग्रोथ फिर भी नहीं हो रही। ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसमें IGF-1 की डेफिशिएंसी है, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसलिए उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का भी एक एनालॉग या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म दे सकते हैं जिसका नाम होता है मीका सरमिन। ठीक है, मीका सरमिन, इसका मतलब जब भी कम प्रोड्यूस होता है हम लोग ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और जब भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपको पता है या तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें, रिसेप्टर को ब्लॉक इसका रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है या रिसेप्टर का जो एंटागोनिस्ट होता है उसका नाम होता है पेगवीजोमेंट। ठीक है, पेगवीजोमेंट होता है। और उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो ये कि या तो हम लोग इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं या हम लोग आपको पता है सोमैटो ना ग्रोथ हार्मोन अकेला नहीं प्रोड्यूस होता, मतलब सोमैटोट्रोपिन सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि इसके साथ इसके रिलीज को रेगुलेट करने वाला सोमैटोस्टैटिन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को ब्लॉक कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि
सोमेटोस्टैटिन के एनालॉग्स यूज़ करें, उसके एगोनिस्ट या सोमेटोट्रोपिन लाइक चीज़ें यूज़ करें, सोमेटोस्टैटिन लाइक सब्सटेंसेस यूज़ करें जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को बंद कर देते हैं। तो वो जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, या तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर के एंटागनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग सोमेटोस्टैटिन के एनालॉग्स यूज़ कर सकते हैं। सोमेटोस्टैटिन के एनालॉग्स में ऑक्ट्रियोटाइड आता है और उसके अलावा लैंड्रियोटाइड आता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सारे डिटेल में अब बताती हूँ। ठीक है, अगर कम प्रोड्यूस होता है ग्रोथ हार्मोन तो हम लोग सोमेटोट्रोपिन उसकी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। अब ये ना बच्चों में भी यूज़ होती है, चिल्ड्रन में भी यूज़ होती है, और ये अडल्ट में भी यूज़ होती है। अब बच्चों में वो किस किस केस में यूज़ होती है? बच्चों में अब मैं यहाँ ज़रा इसका थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता देती हूँ, सोमेटोट्रोपिन की डिटेल थोड़ी बताती हूँ। ठीक है, बच्चों में ये कब कब प्रोड्यूस होता है? बच्चों में 3 कंडीशंस या 4 कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन बच्चों में ये होती है कि जब भी किसी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें हम लोग सोमेटोट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सोमेटोट्रोपिन वहाँ यूज़ करते हैं, एक तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए सोमेटोट्रोपिन की, दूसरी बात कि हम लोग सोमेटोट्रोपिन वहाँ यूज़ करते हैं जब बच्चों में कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब ग्रोथ शॉर्ट स्टेचर से रिलेटेड कोई जेनेटिक बीमारी होगी, जैसे कि पार्डर-विलाई सिंड्रोम। आपको पता है उसमें भी बंदे की हाइट इंक्रीज नहीं होती, या उसमें भी बंदे की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, एक तो पार्डर-विलाई सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हो गया, उसके अलावा नोनान्स सिंड्रोम हो गया, उसमें भी यही होता है कि बंदे की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। उसके अलावा आपको पता है कि हम लोग कुछ आइडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर भी होता है, मतलब जिसमें पता नहीं होता हम लोग को कि क्या आखिर इस बच्चे को बीमारी है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती, लेकिन उसमें अगर हम लोग सोमेटोट्रोपिन बहुत अरसे तक यूज़ करें भी ना, फिर भी कोई इतना खास हम लोग को फ़ायदा होता नहीं है। उस बच्चे में सिर्फ क्या होता है कि 1.5 to 3 इंचज़ तक उसका बस हाइट बढ़ सकती है, बस इससे ज़्यादा कुछ उस पर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आइडियोपैथिक केसेस में भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक तो मतलब जिनमें जेनेटिकली कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से उनके हाइट नहीं बढ़ सकती, कोई जेनेटिक ऐसी बीमारी, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि पार्डर-विलाई सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, या तीसरा कौन सा था? टर्नर सिंड्रोम, पार्डर-विलाई सिंड्रोम, नोनान्स सिंड्रोम था तीसरा। ठीक है, तो ये इस तरह की जेनेटिक बीमारियां हो जाएं, या उसके अलावा इनमें कोई और एक तो आइडियोपैथिक में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन उसमें कोई इतना खास फ़ायदा होता नहीं है इसको यूज़ करने का। उसके अलावा चौथी ये कंडीशन थी कि इसमें बच्चे की उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल उसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो उन कुछ और डिजीज़ की वजह से भी उसकी अगर ग्रोथ इनहिबिट हुई हुई है, फेलियर टू थ्राइव, मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा वो बच्चा, तो उसमें भी हम लोग सोमेटोट्रोपिन दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो हाँ, उसके अलावा ये तो बच्चों में बात होगी ना, ये तो चिल्ड्रन की बात होगी, चिल्ड्रन में हम लोग किन कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं। अडल्ट्स में हम लोग इसको किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं? पहली बात, जिन एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए उनमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब एंटी एजिंग प्रोग्राम्स में भी हम लोग बहुत सारी मरतबा इसको ग्रोथ हार्मोन के एगोनिस्ट जैसे हम लोग कहते हैं सोमेटोट्रोपिन, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ग्रोथ हार्मोन, आपने फार्मा में भी ये पढ़ा होगा ये बात, कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 अगर ज़्यादा हो, तो तब हमारी जो लाइफ साइकिल होती है, या हम लोग कहते हैं कि जो हमारी लाइफ स्पैन होता है, ज़िंदगी का जो वक्त होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और कैलोरी रिडक्शन जो होती है वो हमारी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हाँ, हम लोग इसको एंटी एजिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, या जिन लोगों में जो एड्स के पेशेंट होते हैं जिनमें क्या हो कि वेस्टिंग हुई हुई हो मसल की, उनमें हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। एड्स पेशेंट में, या जिनमें एंटी एजिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, या जिनमें जीएच की मतलब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो उनमें यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे एथलीट्स भी इसे यूज़ करते हैं अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके अलावा ये हम लोग कैटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। तो ये 4-5-6 यूजेस हैं इसके। एडवर्स इफेक्ट्स में आप लोगों ने याद रखना है कि बच्चों में इसके एडवर्स इफेक्ट्स कुछ और होते हैं और बड़ों में कुछ और होते हैं। बच्चों में ये एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि ये एडीमा कॉज कर सकता है, एडीमा के अलावा ये फेमरल एपिफिसिस की स्लिपेज कॉज कर सकता है। ठीक है, स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफिसिस। उसके अलावा ये स्कोलियोसिस होता है कि जिसमें बंदे की जो होती है ना अपना स्पाइन
उसका साइडवेज कर्वेचर, मतलब ऐसे करके स्पाइन सीधी होती है ना हमारी, सीधी नहीं होती, मेरे मतलब कि हमारी नेचुरली हमारे अंदर ऐसे करके आगे पीछे की तरफ दो एक कर्व होते हैं हमारी स्पाइन में, ठीक है। लेकिन क्या होता है लंबर स्टेज पे आके आई थिंक कर्व आता है हमारी में, लेकिन इनमें इस तरह साइडवेज कर्व हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड के कह रही हूँ, वो पीछे वर्टिब्रा के भी, ठीक है। स्पाइन के इस तरह साइडवेज कर्व को हम लोग कहते हैं स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस कॉज कर सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, एडीमा कॉज कर सकता है, और स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई कॉज कर सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आते हैं सोमेटोट्रोपिन के, ठीक है। इसके तो स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई क्या चीज़ होती है, वो ऐसा हम लोग को मतलब वो कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से जो है ब्रेन की ये आसपास प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। मतलब असल में ट्यूमर नहीं हुआ होता, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना रेज हो जाता है, ठीक है। तो स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो सकता है। उसके अलावा अडल्ट में तो आपको पता है कि बड़ों में क्या होता है, जोड़ों और पट्ठों का पेन ही होता रहता है उन्हें, तो आर्थ्रेल्जिया होता है, मायल्जिया होता है, और उसके अलावा उन्हें भी एडीमा हो सकता है, ठीक है।